विशाल के कानों में मालकिन की बातें गूंजने लगती हैं। तुम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना पहुंच जाओ विशाल, तुम रात 11 बजते ही होटल राजमहल में खुद ब खुद पहुंच ही जाओगे। होटल राजमहल को हर रात तुम्हारा इंतजार रहेगा। जैसे ही मालकिन विशाल की ओर बढ़ने लगती है, घड़ी आवाज करने लगती है और 3:30 का समय दिखाती है। विशाल की नजर जैसे ही घड़ी पर पड़ती है, उसकी सांस में सांस आती है और साथ ही होटल राजमहल का बंद दरवाजा अपने आप खुल जाता है। परेशान विशाल ये देखकर अचानक से दरवाजे की ओर भागने लगता है और बिना पीछे देखे होटल राजमहल से निकल जाता है और उसी हालत में भागता ही चला जाता है। अंधेरा होने की वजह से विशाल को पता ही नहीं चलता कि वो किस ओर भागता जा रहा है। भागते भागते विशाल एक बार फिर एक खुदी हुई कब्र में धड़ाम से गिर जाता है और वहीं ऊपर पड़े एक फावड़े से कोई आदमी उस पर मिट्टी डालने लगता है। विशाल ये देखकर और घबरा जाता है और चिल्लाता है, मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं, मुझ पर क्यों मिट्टी डाल रहे हो? अंधेरे में ऐसा कौन कर रहा है विशाल को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो आदमी लगातार विशाल के ऊपर मिट्टी डालता जा रहा होता है। विशाल और जोर से चिल्लाता है, कोई मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे बाहर निकालो प्लीज। तभी ऊपर से एक हाथ विशाल को ऊपर खींचने के लिए आता है। ये देखकर विशाल थोड़ी देर के लिए सहम जाता है। तभी वो हाथ विशाल को थामकर कब्र से बाहर निकालता है। विशाल को जैसे उन हाथों में डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। विशाल कब्र से बाहर निकलकर अपने सामने एक हाथ में टॉर्च लिए उसी कब्रिस्तान के बूढ़े चौकीदार को देखता है। वो बूढ़ा चौकीदार विशाल को सहारा देकर खड़ा करता है और उसे देखकर खुद भी हैरान रह जाता है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले तक विशाल देखने में एकदम अच्छा खासा और फिट दिखता था, लेकिन आज उसकी हालत बदतर दिख रही है। वो देखने में दुबला और बहुत थका हुआ लग रहा है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि वो कई अरसों से सोया ना हो। और उसके बाद बुरी तरह से अस्त व्यस्त और बिखरे हुए हैं। वो बूढ़ा चौकीदार विशाल से धीमी डरावनी आवाज में कहता है, मैंने कहा था ना भाग जाओ यहाँ से, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो उसने तुम्हारी क्या हालत कर दी है। विशाल रोते हुए उनसे कहता है, मेरी मजबूरी मुझे यहाँ इस नौकरी तक लेकर आई है। मुझे क्या पता था कि ये नौकरी मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना देगी। कुछ देर चुप रहने के बाद विशाल उस बूढ़े चौकीदार से पूछता है, क्या आप यहीं रहते हैं? वो बूढ़ा चौकीदार अपना सर हाँ में हिलाता है। विशाल आगे कहता है, क्या आप इस होटल राजमहल का राज जानते हैं? क्या आप इसमें मेरी कोई मदद कर सकते हैं? वो बूढ़ा चौकीदार दहशत में अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहने के लिए अपने होंठ जैसे ही खोलने लगता है कि तभी अचानक से तेज ठंडी हवा का झोंका उसे अपने आसपास महसूस होता है, जैसे कि ये हवा का झोंका उसे खामोश रहने की चेतावनी देने की कोशिश कर रहा हो। अचानक से उस बूढ़े चौकीदार की आंखों में दहशत तैरने लगती है। वो बूढ़ा चौकीदार डरते डरते पीछे पलटकर होटल राजमहल की तरफ देखता है। वहीं होटल राजमहल की मालकिन खिड़की से उसे ही एकटक देख रही होती है। तभी वो चिल्लाता है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, जाओ यहां से, भागो। इतना कहकर वो बूढ़ा चौकीदार कब्रिस्तान के अंदर पसरे अंधेरे में अमावस की चांद की तरह गुम हो जाता है। वहीं विशाल भी वहां खड़ा ये सब देखकर भागने लगता है। कुछ दूरी पर जाकर एक खाली पड़े बेंच पर बैठकर विशाल अपनी जिंदगी के साथ हो रहे इस हादसे के बारे में सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद अंधेरे को चीरकर सुबह की रोशनी दिखाई देने लगती है और एक स्कूटी विशाल के पास आकर रुकती है। प्रिया फटाफट विशाल के पास जाकर कहती है, तुम्हारे फोन ने तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी थी विशाल, तुम ठीक तो हो? आखिर बात क्या है? लेकिन विशाल प्रिया से कुछ नहीं कहता है। प्रिया आगे बोलती है, अब चलो मेरे साथ यहां से,
मैंने अपने पापा से बात कर ली है। हमारे घर की छत पर एक कमरा है, अब से तुम वही रहोगे। बस इस बात का ध्यान रखना कि हमारे बारे में मेरे घर में किसी को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। तुम्हें एक किराएदार की तरह रहना होगा। इतना कहकर प्रिया विशाल को अपनी स्कूटी पर बिठाकर अपने घर की ओर निकल जाती है। विशाल आराम से प्रिया के घर पर सो रहा होता है कि तभी एक लड़की उसके पास आकर उसे अपने आगोश में भर लेती है और धीरे धीरे हर लम्हे के साथ आगे बढ़ते हुए विशाल के होठों पर किस करने लगती है। इस किस की वजह से विशाल नींद से जागने लगा है और किसी लड़की को अपने इतना करीब पाकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है। लड़की तब तक और करीब बढ़ चुकी है। वहीं विशाल अपने हाथ से उस लड़की के बदन को छूने लगता है और वो लड़की भी एक एक करके विशाल की शर्ट के सारे बटन खोलने लगती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। विशाल जैसे ही उस लड़की के होठों को चूमने लगता है, उस लड़की की आंखें और चेहरा देखकर अचानक से विशाल दंग रह जाता है, क्योंकि उस वक्त उसे अपने सामने कोई और नहीं बल्कि होटल राजमहल की मालकिन मल्लिका शेखावत नजर आती है, जो उससे कहती है, नवनी विशाल, जो तुम उस दिन नहीं कर पाए अभी करो। मैं जानती हूं तुम ये करने के लिए बेकरार हो। विशाल ये देखते ही जोर से चिल्लाता है, नो, और उसे धक्का मारता है। तभी प्रिया बेड से गिर जाती है और उठते हुए गुस्से में बोलती है, ये क्या बदतमीजी है विशाल। विशाल अपने सामने प्रिया को देखकर शॉक्ड रह जाता है और बड़बड़ाता है, तुम हो प्रिया। प्रिया हैरानी से बोलती है, तो और कौन होगा। विशाल बेबस होकर अपना सर दोनों हाथों से पकड़कर बैठ जाता है। प्रिया गुस्से से कहती है, जब तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए तब मुझसे बात करना। इतना कहकर प्रिया वहां से जाने लगती है। विशाल प्रिया का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ प्रिया। विशाल प्रिया को अपने करीब खींचकर उसकी कमर से लिपट कर रोने लगता है। विशाल को यूं रोता देखकर प्रिया हैरान रह जाती है और विशाल से पूछती है, क्या बात है विशाल, तुम क्यों रो रहे हो। विशाल सिसकता हुआ कहता है, मुझे अभी तुम्हारी जगह वो होटल की मालकिन मल्लिका दिखाई दी थी। मैं पागल हो जाऊंगा प्रिया। प्रिया विशाल की आंखों में फिक्र और खामोशी को साफ पढ़ पा रही होती है। वो विशाल के आंसू पोंछती है और पूछती है, कौन सी मालकिन। अब विशाल प्रिया को सब बताता है। मुझे ये नौकरी नहीं करनी है प्रिया, वहां पर कुछ भी ठीक नहीं है। बड़ी ही अजीब जगह है वो। मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ। मैं कहीं भी होता हूँ, रात के 11 बजते ही मैं अपने आप ही उस होटल राजमहल में पहुंच जाता हूँ। प्रिया ये सुनकर खामोश रह जाती है और हैरानी से विशाल की ओर एक टक देखने लगती है। तभी कुछ पल में प्रिया जोर जोर से हंसने लगती है। सीरियसली विशाल, ये तुम कह रहे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। 21वीं सदी में होकर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें मैं ही मिली हूं इन सब मजाक के लिए। वहीं विशाल गंभीरता के साथ कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूं प्रिया। प्रिया उसी वक्त कहती है, अच्छा ये बताओ, जिस होटल में तुम्हें जॉब मिली है, क्या नाम बताया था तुमने। विशाल बोलता है, राजमहल, होटल राजमहल। ये सुनकर प्रिया जल्दी से अपने फोन पर टाइप करते हुए होटल के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगती है। उसके बारे में पढ़कर प्रिया हैरान हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम होटल राजमहल में कैसे काम कर सकते हो? वो होटल तो 2015 में जलकर राख हो गया था और इसमें होटल के स्टाफ के साथ साथ 120 गेस्ट भी मारे गए थे। ये देखो। विशाल मोबाइल पर ये न्यूज देखते ही बौखला जाता है। तभी वहां रोज रात को आग लग जाती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जो होटल 7 साल पहले जलकर राख हो गया था, वो हर रात वापस कैसे खड़ा हो जाता है और फिर सुबह होने से पहले वापस जलकर राख हो जाता है?
प्रिया हक्का बक्का सिर्फ विशाल के माथे पर पड़ी शिकन को गौर से देख रही होती है। इससे पहले उसने विशाल को इतना परेशान कभी नहीं देखा था। इससे पहले कि प्रिया आगे कुछ कहे, उसकी मम्मी उसे आवाज लगाती है, प्रिया, ओ प्रिया। प्रिया चिल्लाकर आवाज देती है, आई मम्मी। प्रिया विशाल के गालों को किस करते हुए कहती है, अगर तुम इतना ही परेशान हो इस नौकरी से तो ये नौकरी छोड़ दो। जैसे हमने अब तक इंतजार किया है, थोड़े दिन और सही। मैं तुम्हारी जॉब लगने का इंतजार कर लूंगी और शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे ही करूंगी। इतना कहकर प्रिया वहां से चली जाती है। उसी दोपहर विशाल घर से निकलता है और सीधे होटल राजमहल जाता है। उस जगह पर पहुंचकर विशाल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि जहां रात को उसे होटल राजमहल दिखाई देता है, वहां इस समय सिवाय कब्रिस्तान के और कुछ भी नहीं है। ना वहां कोई बिल्डिंग है, ना ही कोई बोर्ड। वहां सिर्फ खाली बेजान जमीन है। विशाल दहशत में खुद से बड़बड़ाता है, मल्लिका सही बोल रही थी, होटल राजमहल में सिर्फ आत्माएं वास करती है। ओह शिट, मैं ये कहां फंस गया हूं? मुझे अभी के अभी ये शहर छोड़कर जाना होगा। विशाल वहां से उल्टे पांव भाग पड़ता है। वहीं वहां कोई ऐसा भी मौजूद है जो विशाल की सारी हरकतों पर उस वक्त नजर रखे हुए है। विशाल बस पकड़कर सीधे जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। विशाल को हर तरफ ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे वहां मौजूद सब लोग उसे ही देख रहे हैं। तभी वो इधर उधर देखते हुए सामने एक औरत से टकरा जाता है और उस औरत का सारा सामान नीचे जमीन पर गिर जाता है। विशाल सॉरी बोलते हुए जैसे ही उनका बैग उठाकर उन्हें देने लगता है तो उसका सर चक्कर खा जाता है, क्योंकि उसे अपने सामने कोई और नहीं, होटल राजमहल की मालकिन मल्लिका शेखावत दिखाई देती है। वो औरत विशाल को मुस्कुरा कर कहती है, नहीं भाग पाओगे विशाल तुम। घड़ी देखो, बस 11 बजने ही वाले हैं और मैं तुम्हारा होटल राजमहल में बेसब्री से इंतजार करूंगी। विशाल उस औरत का बैग नीचे गिराकर टिकट काउंटर की तरफ भागता है। वहीं वो औरत विशाल की इस हरकत को देखकर हैरान रह जाती है। अजीब पागल आदमी है। टिकट काउंटर पर बैठी लड़की विशाल से पूछती है, सर आपको कहाँ का टिकट चाहिए? विशाल कहता है, आप मुझे बस कहीं का भी टिकट दे दीजिए। वो लड़की मुस्कुरा कर कहती है, होटल राजमहल का टिकट है मेरे पास। विशाल जोर से चिल्लाता है, नहीं नहीं, मुझे राजमहल नहीं जाना। वो लड़की कहती है, सर आप गलत सुन रहे हैं, मैं राजमहल नहीं राजकोट की बात कर रही हूं। विशाल घबराते हुए कहता है, आई एम सॉरी, दे दीजिए, आप मुझे यही टिकट दे दीजिए। विशाल टिकट लेकर फ्लाइट का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है और विशाल घबराया बार बार टाइम देखते हुए जल्दी से प्लेन में बैठ जाता है। कुछ ही देर में फ्लाइट रनवे पे दौड़ने लगती है और ये देखकर विशाल राहत की सांस लेता है। लेकिन रह रह कर विशाल की नजर घड़ी पर ही जा रही होती है। जब 11 बजने में कुछ ही मिनट रह जाते हैं, विशाल की दिल की धड़कन प्लेन की स्पीड से भी तेज दौड़ने लगती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ सेकंड्स के बाद विशाल जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, वो अपने सामने का नजारा देखकर हैरान हो जाता है। पूरा प्लेन खाली होता है। विशाल उठकर इधर उधर नजर दौड़ाता है, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आता। तभी एक एयर होस्टेस सामने से उससे कहती है, तुम्हें क्या लगा कि तुम होटल राजमहल के चक्रव्यूह से बच जाओगे? तभी विशाल की घड़ी में रात के 11 बज जाते हैं और उसके सर में अचानक से बहुत तेज दर्द होने लगता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। विशाल चक्कर खाकर गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं, वो खुद को होटल राजमहल के रिसेप्शन की कुर्सी पर बैठा हुआ पाता है। विशाल डर के मारे कुर्सी से खड़ा हो जाता है और जोर से चिल्लाता है, मुझे जाने दो यहां से, ये क्या जबरदस्ती है?
कि तभी उसे आवाज सुनाई देती है। विशाल चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। तभी विशाल को लिफ्ट चलने की आवाज आती है और 7वें फ्लोर से लिफ्ट नीचे की ओर आ रही होती है। विशाल डर के मारे एक एक कदम पीछे की ओर हटने लगता है। होटल राजमहल में ठंडा माहौल होने के बावजूद विशाल के माथे से पसीने की बूंदें जमीन पर टपकने लगती हैं। वहीं लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुककर खुलती है, लेकिन उसके अंदर लिफ्ट में कोई भी दिखाई नहीं देता। उसी वक्त अचानक विशाल के पीछे से विशाल को किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती है और तभी कोई विशाल के कान में फुसफुसा कर कहता है, क्यों डर गए विशाल? नहीं, कौन है यहाँ? विशाल जोर जोर से चिल्लाने लगता है और दूर जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो पीछे पलटकर देखता है तो उसे रिसेप्शन पर होटल की मालकिन मल्लिका दिखाई देती है। आज मल्लिका ने ब्लैक कलर की ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनी होती है। ब्लैक ड्रेस में मालकिन की खूबसूरती और उभर कर सामने आ रही होती है। विशाल एक बार फिर उसकी खूबसूरती में कुछ देर को कहीं खो सा जाता है। विशाल उसे नीचे से ऊपर तक देखता ही रह जाता है। वहीं दूर खड़ी मल्लिका ये देखकर विशाल से कहती है, आओ मेरे नजदीक आओ विशाल, मेरी बाहों में, और बुझा लो अपनी प्यास जो 7 साल पहले अधूरी रह गई थी। विशाल अपनी नजरें उनसे दूर हटाकर पूछता है, कौन है आप? क्या है आपकी असलियत? ये सवाल सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। विशाल फिर पूछता है, ये होटल तो 2015 में जल गया था और बहुत से लोग इसमें जलकर मर गए थे, फिर इस होटल का वजूद कैसे है? और आप कौन हैं? ये सवाल सुनते ही उस औरत के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं और वो गुस्से में चिल्लाकर कहती है, 120 लोग मरे थे, 120 लोग, और उनमें से एक मैं भी थी, इस होटल की एक लौती मालकिन मल्लिका शेखावत। ये सुनते ही विशाल की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है और वो जोर जोर से कांपने लगता है। आप मर चुकी हैं? आप मर चुकी हैं? ये सुनते ही मल्लिका जोर से हंसने लगती है। हाँ, मैं मर चुकी हूं। मैं एक आत्मा हूं। क्या तुम मेरा असली चेहरा नहीं देखना चाहोगे? विशाल घुटनों के बल बैठकर मल्लिका के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और हाथ जोड़कर कहता है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं करनी ये नौकरी। मल्लिका पूछती है, तुम्हें कुछ याद नहीं कि 7 साल पहले क्या हुआ था? विशाल रोते हुए कहता है, नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। मैंने तो आपको यहां से पहले कभी देखा तक नहीं। मल्लिका एक बार फिर पूछती है, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं? विशाल अपना सर ना में हिलाता है। मल्लिका कहती है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें याद नहीं है तो तुम जाकर अपने दोस्त अमन से पूछो। विशाल ये सुनकर बहुत हैरान रह जाता है और कहता है, अमन से पूछो? लेकिन आप अमन को कैसे जानती हैं? मालकिन मल्लिका शेखावत की आवाज पूरे होटल में गूंज जाती है जब वो विशाल से बोलती है, जाकर पूछो अपने दोस्त अमन से, उसे सब पता है। मल्लिका की जुबान से अमन का नाम सुनकर विशाल हैरान रह जाता है और एक हवा के झोंके की तरह न जाने कब मल्लिका हवा में धूमिल हो जाती है। विशाल अब अमन से मिलने को बेकरार है। वो फटाफट अपने फोन से मालकिन मल्लिका की लगी पेंटिंग की कोई फोटो खींचता है और तेजी से होटल से बाहर निकल जाता है। सुबह के 4 ही बजे होते हैं
जब विशाल अपने दोस्त अमन के घर के बाहर पहुंच जाता है। अगले ही पल अमन अपने घर से नींद में बाहर आता है। इससे पहले कि वो विशाल से कुछ भी पूछ पाए, विशाल अमन का गिरबान पकड़कर उससे पूछता है, क्या किया था तूने मल्लिका के साथ? क्यों तेरे किए कांड की सजा मुझे मिल रही है? अमन खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलता है, क्या हुआ है विशाल? एक तो इतनी सुबह फोन करके मुझे जगा दिया और अब ये अनाप शनाप बातें कर रहा है तू। कौन मल्लिका? विशाल अभी भी गुस्से में अमन को देख रहा है कि तभी उसके दाहिने कान में एक डरावनी, दिल दहला देने वाली आवाज फुसफुसाती है, मार दो अमन को। बाएं कान में दूसरी आवाज फुसफुसाती है, दबा दे इसका गला, इसे जीने का कोई हक नहीं। विशाल अपने आप अमन का गिरेबान छोड़कर उसका गला दबाने लगता है। अमन की सांसें थमने लगती हैं। अमन जिंदगी बचाने की गुहार में टूटे शब्दों में बोलता है, विशाल छोड़ मुझे, मैं मर जाऊंगा। विशाल जैसे अपने होश में ही नहीं होता और एक गहरी डरावनी आवाज में बोलता है, तू जीने के काबिल नहीं है। तेरी वजह से विशाल की जिंदगी बर्बाद हो गई है। अमन जिसकी सांसें बिखरने लगी हैं, वो विशाल के हाथों पर कस कस कर मारने लगता है। छोड़ मुझे विशाल, विशाल अपने होश में आ। अमन अपनी बची पूरी जान से बोलता है, विशाल, और वो विशाल को धक्का देता है। अचानक विशाल जैसे अपने होश में आता है और सामने अमन को अपनी गर्दन पकड़े खांसते हुए देखता है। विशाल हैरत में देखता है और अमन से पूछता है, क्या हुआ तुम्हें अमन? अमन खांसता हुआ विशाल को देखता ही रहता है। सूरज की पहली किरण पृथ्वी को चूमने वाली होती है जब अमन और विशाल अमन के घर के नजदीक वाली रेल पटरी पर बैठे होते हैं। विशाल बड़बड़ाते हुए बोलता जा रहा है, वो मुझे मार देगी, वो होटल मेरी जान ले लेगा। तभी अमन बोलता है, मैं उस होटल की मालकिन के साथ क्या कर सकता हूं जब मैंने कभी उसे देखा तक नहीं है। तभी विशाल को याद आता है। वो बोलता है, मैंने होटल से निकलते वक्त मालकिन की पेंटिंग की फोटो खींची थी। वो तुरंत अपने फोन में अमन को मालकिन की फोटो दिखाता है और बोलता है, ये है उसकी फोटो, देख इसे और बताओ तुमने इसे कहां देखा है। अमन गौर से विशाल के फोन में देखता है और फिर विशाल को देखते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है विशाल, कहीं इन सब में तुम अपना मानसिक संतुलन न खो दो। विशाल हैरान होकर बोलता है, यही क्या बके जा रहे हो तुम? फोटो देखो और बताओ तुमने इसे कहां देखा है। अमन एक गहरी सांस भरता है और फोन को पलटकर विशाल को दिखाता है। फिर कहता है, खुद देखो तुम, मुझे क्या दिखा रहे हो? विशाल फोन में देखता है और मल्लिका की फोटो की जगह एक कंकाल की फोटो है। विशाल अचानक से स्तब्ध रह जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने मुझे कहा था कि तुम्हें पता है, सब कुछ पता है। अमन हिम्मत देते हुए विशाल से बोलता है, विशाल तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या नाम बताया तुमने उस होटल की मालकिन का? विशाल बोलता है, मल्लिका शेखावत। अमन अपने फोन के इंटरनेट पर मल्लिका शेखावत का नाम सर्च करने लगता है। कुछ फोटो रिजल्ट में आते हैं। अमन बोलता है, विशाल देखो इन फोटो को, क्या इसमें होटल राजमहल की मालकिन की फोटो भी है? विशाल गौर से सभी फोटोज को एक एक कर देखता जा रहा है और उसकी नजर जाकर रुकती है मल्लिका की फोटो पर। वो अमन को मल्लिका की फोटो दिखाकर बोलता है, यही है मल्लिका। अमन गौर से फोटो को देखता है और सोचते हुए कहता है, कहीं तो देखा है इस चेहरे को, लेकिन ये याद नहीं है कि कहां देखा है। विशाल लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज अमन याद करो, मेरी जिंदगी बचा लो, वरना बहुत जल्द होटल राजमहल से सिर्फ मेरी लाश बरामद होगी। अमन हौसला देते हुए कहता है, तुम इतना परेशान मत हो विशाल,
मैं इस मल्लिका शेखावत के बारे में सब पता लगा लूंगा। तुम अब अपने रूम पर जाओ और आराम करो, वरना तुम बीमार पड़ जाओगे। विशाल अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही उसकी नींद लगती है, वैसे ही उसे जोर से हिलाकर कोई जगा देता है। विशाल परेशान अपने इर्द गिर्द देखकर पूछता है, क्या दुश्मनी है मुझसे? मुझे सोने क्यों नहीं देते? तभी उसके कान में कोई फुसफुसाता है, हम भी तो नहीं सोए हैं पिछले 60 सालों से। विशाल झुंझला कर कहता है, मार दो मुझे या फिर चैन से जीने दो। तब उसे सिर्फ एक डरावनी हंसी सुनाई देती है। विशाल वापस सोने की कोशिश करता है। जैसे ही उसकी आंखें बंद होती हैं, तभी कोई अदृश्य शक्ति उसकी रजाई खींचकर नीचे फेंक देती है। विशाल फिर भी अपनी जगह से नहीं हिलता और आंखें बंद किए बस लेटा रहता है। तभी वो अदृश्य शक्ति विशाल के पैर पकड़कर उसे घसीटकर चारपाई से नीचे गिरा देती है। विशाल उठता है और वापस चारपाई पर लेटने जाता है, लेकिन तभी कोई अदृश्य ताकत चारपाई को खड़ा कर देती है। विशाल दहशत में यह देखता रह जाता है। उसकी नजर कमरे में लगे आईने पर पड़ती है तो वो देखता है कि एक जले हुए आदमी ने चारपाई को एक हाथ से उठा रखा है। आईने में उसे अपने कमरे में एक दो नहीं बल्कि 8 दुष्ट राख की तरह जली हुई खूंखार आत्माएं दिखाई देती हैं। विशाल बेबस सा एक कोने में जाकर सिर झुकाए बैठ जाता है, जैसे उसने इस लड़ाई में हार मान ली हो। देखते ही देखते दिन ढल जाता है। सूरज आसमान को लाल रंग कर ढलने लगता है। अभी भी विशाल कमरे के उसी कोने में अपने पैर पकड़े बैठा हुआ है और उसकी नींद ने जाने कब से उसका साथ छोड़ दिया है। तभी प्रिया चाय लेकर कमरे में आती है। विशाल को यूं एक कोने में बैठा देख वो हैरान रह जाती है। वो चाय का ट्रे साइड टेबल पर रखती है और विशाल के पास आती है। यहां इस तरह क्यों बैठे हो विशाल? विशाल उसकी तरफ देखता है और उसे अपने होठों पर उंगली रखकर शांत रहने का इशारा करता है। कमरे में हम अकेले नहीं हैं, हमारे अलावा 8 लोग और भी मौजूद हैं। प्रिया घबराकर अगल बगल देखती है, लेकिन उसे वहां कुछ दिखाई नहीं देता। कोई भी तो नहीं है विशाल यहां। विशाल घबराया हुआ बोलता है, प्रिया, वो लोग तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, लेकिन मुझे दिखाई देते हैं। प्रिया झुंझला जाती है। विशाल, तुम आज के आज होटल राजमहल की नौकरी छोड़ दो। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर यूं नहीं देख सकती। तभी विशाल को डरावनी हंसी सुनाई देती है। विशाल इशारा करके प्रिया को चुप रहने के लिए कहता है, श्श्श, इनके सामने बात मत करो। यह सुनकर प्रिया और झुंझला जाती है। आज तुम अपनी नौकरी पर होटल राजमहल नहीं जाओगे। विशाल बेबसी से प्रिया की तरफ देखता है। मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन 11 बजते ही मैं अपने आप होटल राजमहल पहुंच जाता हूं। प्रिया कहती है, मैं देखती हूं आज तुमको कौन यहां से होटल राजमहल लेकर जाता है। दीवार की घड़ी में रात के 11 बजने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। प्रिया ने विशाल को चारपाई के साथ बांध दिया है। उसके हाथ चारपाई के फ्रेम से बंधे हैं और पैर चारपाई के निचले हिस्से में बंधे हैं। प्रिया और विशाल दोनों घड़ी को एक टक देख रहे हैं और सेकंड्स की सुई टिक 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 करते हुए 12 से टकराती है और ठीक 11 बज जाते हैं। विशाल की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। विशाल डरता हुआ अपनी आंखें खोलता है। अपने आसपास देखकर उसके जिस्म में एक सिरहन सी दौड़ जाती है। खुद को विशाल होटल राजमहल के रिसेप्शन डेस्क पर पाता है। उसके हाथों और पैरों में रस्सियों का एक सिरा बंधा हुआ है। विशाल को यकीन हो जाता है कि भले ही वो पाताल लोक में जाकर छिप जाए, तो भी
11 बजे उसे होटल राजमहल में आना ही पड़ेगा। तभी अचानक से विशाल को अपने आसपास एक ठंडी हवा के झोंके का एहसास होता है और अगले ही पल होटल का मेन डोर खुलता है और सामने से प्रिया होटल में दाखिल होती है। विशाल प्रिया को होटल में देखकर स्तब्ध रह जाता है। वो फौरन प्रिया की तरफ दौड़ता है। प्रिया अपनी शुद्ध बुद्ध खोए रिसेप्शन की तरफ ही बढ़ती जा रही है। उसका एक हाथ पीछे छुपा हुआ है। विशाल जल्दी से प्रिया के सामने आकर उसका रास्ता रोक लेता है। प्रिया, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। लेकिन प्रिया उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। प्रिया बिना अपनी पलकें झपकाए बड़ी बड़ी आंखों से सामने की तरफ एकटक देख रही है, जैसे कि वो किसी सम्मोहन में कैद हो। विशाल प्रिया को हिलाता है। तुरंत वापस चली जाओ प्रिया, यहां रहना खतरे से खाली नहीं। तभी अचानक प्रिया अपना छुपा हुआ हाथ सामने लाती है, जिसमें उसने एक तेज धार वाला खंजर पकड़ा होता है और अगले ही पल वो खंजर से अपना गला रेत लेती है। ये देखकर विशाल के होश फाख्ता हो जाते हैं। प्रिया की गर्दन से चौड़ी खून की धारा पानी की झरने की तरह नीचे बहने लगती है। लेकिन यहां फर्क सिर्फ इतना ही है कि ये खून की धार है। वहीं प्रिया अगले ही पल नीचे गिरने लगती है। जल्दी से विशाल उसे अपने बाहों में थाम लेता है और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। ये तुमने क्या किया प्रिया? प्रिया सिर्फ विशाल को एकटक देखती रहती है। विशाल रोते हुए आगे बोलता है, तुम क्यों आई यहां प्रिया? ये इंसानों की बस्ती नहीं है, यहां सिर्फ हैवान बसते हैं। वो प्रेत आत्माएं जो बरसों से यहां इस राजमहल में भटक रही है। विशाल हड़बड़ा जाता है। मैं तुमको अभी अस्पताल ले चलता हूं। विशाल प्रिया को अपनी बाहों में उठाता है और दरवाजे की तरफ भागने लगता है। जैसे ही वो दरवाजा लांघने वाला होता है कि तभी दरवाजा अचानक से उसके चेहरे पर धड़ाम से बंद हो जाता है। इससे विशाल सदमे में आ जाता है और वो चिल्लाता है, दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो। विशाल अपने पैर दरवाजे पर मारता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ कुछ अदृश्य लोगों की हंसी ठिठोली सुनाई देती है। विशाल प्रिया को अपनी बाहों में उठाए दूसरे दरवाजे की तरफ भागता है। जैसे ही वो दरवाजे के नजदीक पहुंचता है, दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है। अब तक प्रिया का काफी खून बह चुका होता है। विशाल के हाथ और उसके कपड़े खून में सन गए होते हैं। विशाल समझ ही नहीं पा रहा होता है कि वो क्या करे। तभी प्रिया की आंखें बंद होने लगती हैं। विशाल जल्दी से प्रिया को नीचे अपनी गोद में लेटाता है और उसके चेहरे को थपथपाता है। प्रिया, अपनी आंखें खुली रखो, मैं तुमको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। विशाल हर तरफ देखकर चिल्लाता है, हेल्प, हेल्प, प्लीज हेल्प करो कोई। तभी हर तरफ से हंसने की आवाज आती है। प्रिया की आंखें अब पूरी तरह से बंद हो जाती हैं। फर्श पर हर तरफ खून पानी की तरह फैल गया होता है। विशाल प्रिया को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया ने अब सांस लेना भी बंद कर दिया है। विशाल की आंखों से आंसू बहने से नहीं रुकते। वो प्रिया को पकड़कर बहुत रोता है। प्रिया, प्रिया, प्लीज डोंट डाई ऑन मी। विशाल बिलख बिलख कर प्रिया की लाश को अपनी गोद में लिए रोता रहता है। तभी सीढ़ियों की तरफ से ताली बजने की आवाज आती है। विशाल सीढ़ियों की तरफ देखने लगता है। वो सीढ़ियों से मल्लिका को नीचे आते देखता है। मल्लिका ताली बजाना बंद करती है और गुस्से से विशाल की तरफ देखती है। उसकी आवाज में एक अजीब सी दहशत सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत बुरी प्रचंड शक्ति मल्लिका के अंदर से बोल रही हो। क्यों तकलीफ होती है ना जब किसी अपने की मौत होती है, खासकर जिससे हम बेइंतहा प्यार करते हैं। सच कहूं, मुझे भी बहुत तकलीफ हुई थी। आज तुमसे पहली बार
वो दर्द महसूस किया जो मैं पिछले 7 सालों से रोज सहती आई हूँ। विशाल सिर्फ प्रिया की लाश अपनी गोद में लिए रोता जा रहा है। वो मल्लिका की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे नहीं मालूम मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती हुई है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं जानबूझकर किसी को कोई तकलीफ नहीं दे सकता। मारना ही था तो मुझे मार देती, मेरी प्रिया को मारने की क्या जरूरत थी। मल्लिका सामने रखे एक सोफे पर टांग के ऊपर टांग रखकर बैठ जाती है। उसके गाउन के हटने से उसकी लंबी गोरी चमकदार मखमली टांगे दिखाई दे रही है। विशाल आंखों में आंसू लिए एकटक मल्लिका की तरफ देखता जा रहा है। तभी मल्लिका बोलती है, आज मैंने तुम्हें माफ किया, जाओ प्रिया की जान बख्श दी। विशाल प्रिया की तरफ देखता है तो वहां पर उसको प्रिया की जगह सिर्फ राख पड़ी दिखती है। विशाल की जान में जान आती है। तभी मल्लिका बोलती है, आगे से अगर तुम्हारी प्रिया ने हमारे बीच अपनी टांग अड़ाई तो आज तो सिर्फ एक छलावा था, अगली बार छलावे की जगह हकीकत होगी। तभी विशाल अपनी जगह से खड़ा होता है और मल्लिका के पास आता है। वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और मिन्नतें करते हुए कहता है, मुझसे क्या गलती हुई है, मुझे बता दो, मैं पश्चाताप करने को तैयार हूं। तभी मल्लिका खड़ी हो जाती है और अपनी लंबी गोरी टांग विशाल के कंधे पर रखते हुए बोलती है, जैसे मुझसे मेरे सारे रिश्ते अलग हो गए, वैसे ही मैं तुमसे तुम्हारे सारे रिश्ते एक एक का छीन लूंगी। विशाल मल्लिका के पैर पकड़कर पूछता है, मेरी क्या गलती है? मल्लिका उसकी आंखों में घूर कर देखती है। इसका जवाब तो तुम्हें ढूंढना होगा विशाल। विशाल नजरें उठाकर मल्लिका की तरफ देखता है। पल भर में मल्लिका राख में तब्दील हो जाती है और हवा में पल भर में कहीं गुम हो जाती है। तो क्या होगा आगे की कहानी में? क्या विशाल ढूंढ पाएगा कि उसे किस बात की सजा मिल रही है? जाने अनजाने ऐसी कौन सी गलती हुई है विशाल से जिसके लिए उसकी जिंदगी में यह तूफान आ खड़ा हुआ है?